सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो बच्चों हम लोग कर रहे हैं अपने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन और ऑलरेडी इस यूनिट की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आई होप कि अब आपका इस सब्जेक्ट में दिल लगना शुरू हो गया होगा, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं उसको सीखना शुरू कर चुके हैं, उससे फेमिलराइज हो चुके हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऐसे ही कुछ लोग इसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बोल देते हैं और बोरिंग सा बोलते हैं, बट ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली बच्चों, मेरे को पता चल रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं अब इस सब्जेक्ट में। तो बच्चों आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को लगानी होगी लेक्चर 3 की अटेंडेंस। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर, और साथ ही साथ मुझे जो भी प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है फटाफट से सम अप करके बता दो कि आप लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा। सिर्फ एक एक लाइन की आप मुझे यहाँ पर डिटेल दे दो कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की क्लास। तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या नाम है बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉस्ट है ये। अब इस कॉस्ट को अगर मैं डेफिनेशन से पढ़ाऊं तो मैं डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ूंगी, मैं डेफिनेशन से पहले आपको एक एग्जाम्पल दूंगी और उसके बाद बताऊंगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। चलो अब इस कॉस्ट को समझने के लिए सबसे पहले मदद ले लेते हैं हमारे राजू की, क्योंकि आपको तो पता है ना कि राजू राजू तो कितनी मदद करता है ना हमारी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने में। बहुत मास्टर है, उसे इकोनॉमिक्स भी आती है, उसे बिजनेस स्टडीज भी आती है। तो देखो बेटा, ये है राजू और हमारे राजू ने एमबीए कर ली है। हमारा राजू बन गया है अब जेंटलमैन, पढ़ लिख कर एमबीए क्वालिफाई इसने कर ली है। अब राजू को यहाँ पर अपने सर्वाइवल के लिए, भाई मम्मी पापा ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है उसकी पढ़ाई पर, अब रोज राजू को घर में देख रहे हैं, रोज उसको सुबह उठते ही घूरना शुरू कर देते हैं कि इस निकम्मे नालायक पे इतना पैसा खर्च कर दिया है, आखिरकार ये हमें रिटर्न कब देगा। तो भाई राजू निकल पड़ा है घर से बाहर नौकरी की तलाश में। तो बेटा राजू जब एमबीए बन गया तो उसके सामने कुछ ऑप्शंस आए। भाई राजू सोच रहा है कि अब आगे की जिंदगी कैसे जीनी है। पढ़ लिख भी लिया, मैं मौज मस्ती भी खूब कर ली है अपने कॉलेज के दिनों में, बट अब थोड़ी सी जिम्मेदार बनने की अब थोड़ा सा जिम्मेदार बनने का समय आ गया है, तो अब क्या करूं। तो उसके सामने कुछ ऑप्शन है। उसके पास एक प्राइवेट जॉब का ऑफर आया, जो उसे मंथली 90,000 की सैलरी ऑफर कर रहे हैं। तो कि राजू जी, हमारी कंपनी आपका तहे दिल से इंतजार कर रही है, आइए और हमारी कंपनी को ज्वाइन करिए और 90,000 रुपए पर मंथ ले लीजिए। उसी तरफ दूसरी तरफ राजू को यहाँ पर एक बिजनेस आइडिया आ रहा है, और वो बिजनेस आइडिया अगर सक्सेसफुल हो गया, अगर वो बिजनेस आइडिया वर्क कर गया, तो ये बिजनेस मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ तो देकर ही जाएगा। तीसरी तरफ आजकल सोशल मीडिया का इतना ज्यादा जो यूज हो रहा है उसे देखते हुए राजू का लगता है क्यों ना मैं भी YouTube पे व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूं, YouTube पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दूं, और अगर मैंने ऐसा किया तो शायद मुझे 1.5 लाख रुपए पर मंथ तो मिल ही जाएंगे। ये सारे के सारे अमाउंट पर मंथ ही हैं। ठीक है, तो अब राजू के सामने 3 रास्ते हैं, या तो वो एक प्राइवेट जॉब करे, या वो अपना एक बिजनेस खोले, या फिर वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करे। और हर रास्ता उसे कुछ ना कुछ कमा कर दे रहा है। अगर वो जॉब करता है तो 90,000 कमा पाएगा, बिजनेस करता है तो 2 लाख रुपए, और वहीं पर अगर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता है तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ। और ये सभी फुल टाइम वर्क है, ऐसा नहीं है कि राजू 2-3 चीजें एक साथ कर ले। राजू को कोई ना कोई एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अब राजू सोचता है कि यार क्या करूं, तो राजू ने सोचा कि चलो इसको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो राजू ने कहा कि भाई देखो, सबसे ज्यादा पैसा मुझे कहाँ मिल रहा है? सबसे ज्यादा पैसा मुझे बिजनेस करके मिल रहा है। फिर उसके बाद मुझे पैसा कहाँ से मिल रहा है? उसके बाद मुझे पैसा वाईटी यानी कि यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करके मिल रहा है। और तीसरा रास्ता क्या है मेरे पास कि भाई अगर मैं जॉब करता हूं तो वहां से मिल रहा है। तो राजू ने अपने ऑप्शंस को 3 तरीके से यहाँ पर प्रेफरेंस में लगा दिया, ऑर्डर में लगा दिया। तो भाई सीधी सी बात है, तुम होते तो तुम क्या करते? अगर तुम्हारे सामने भी ऐसे ही 3 रास्ते होते और तुमने उसको अमाउंट के हिसाब से, पैसों के हिसाब से तुमने भी उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, तो तुम कौन सा रास्ता चुनते? भाई तुम भी तो यहाँ पर किसको चुनते? तुम भी बिजनेस को चुनते। तो राजू ने अपनी आगे की जिंदगी को अच्छे से बिताने के लिए बिजनेस को अपना ऑप्शन चूज किया। पर बिजनेस को चूज करने के लिए उसने क्या छोड़ दिया?
नेक्स्ट बेस्ट क्या छोड़ दिया उसने? यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन। कि अगर उसके हाथ में बिजनेस नहीं होता, अगर उसके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं होता, तो डेफिनेटली वो वाईटी कंटेंट क्रिएशन की तरफ ही जाता। तो बिजनेस को चूज करने के लिए राजू ने वाईटी कंटेंट क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। समझ आई? बिजनेस को चूज करने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, राजू ने उसको छोड़ दिया। और बेटा इस केस में ये जो वाईटी है ना, ये वाईटी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब किसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव को लेने के लिए जब हम उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ देते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या मेरे बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप राजू के एग्जाम्पल से आप ये बात समझ चुके होंगे, पर चिंता मत करो, मैं आपको बहुत सारे बिजनेस एग्जाम्पल्स भी देने वाली हूं। देखो, whenever we make a choice we have to give up one alternative to get another। जब भी हमें कभी कोई चॉइस करनी पड़ती है ना, मेरे सामने पिज्जा भी है, मेरे सामने चिली पटाटो भी है, अगर मैंने पिज्जा को चूज किया तो भाई मुझे चिली पटेटो को छोड़ना पड़ा। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकती थी मैं, तो मैंने पिज्जा को सिलेक्ट कर लिया, चिली पटेटो को छोड़ दिया। तो बेटा चिली पटेटो क्या है मेरे लिए? यहाँ पर क्या है बेटा? वो है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि मेरी जेब में मान लो 500 रुपए है। अब 500 रुपए में या तो मैं पिज्जा खा सकती हूँ या फिर मैं चिली पटेटो खा सकती हूँ। तो भाई मैंने तो पिज्जा खा लिया क्योंकि मुझे पिज्जा ज्यादा पसंद है, बट पिज्जा खाने के लिए अगर मैंने चिली पटेटो को छोड़ दिया, उसको गिव अप कर दिया, तो चिली पटेटो बन गई पिज्जा की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो क्या है? उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि अगर मुझे पिज्जा नहीं मिल रहा तो मैं चिली पटेटो ही खाती हूँ। ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द, ये है देखो इसकी मेन डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि भाई 2 लाख रुपए कमाने के लिए हमारे राजू ने 1.5 लाख रुपयों को छोड़ दिया, तो वो क्या बन गए बेटा? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गए। व्हेन अ चॉइस इज मेड, और ये सिर्फ तभी होता है जब आपको चॉइस करनी पड़ती है। जब आपको चॉइस करनी ही नहीं है तो आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 में कंपनी का एग्जाम्पल ही दूंगी। देखो बेटा, इतनी बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि उनको भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। सपोज करो कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन के पास 20,000 करोड़ ही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सिर्फ 20,000 करोड़ है, सिर्फ 20,000 करोड़। ठीक है, और कंपनी हैज 3 ऑप्शन, कंपनी के सामने 3 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है बेटा कंपनी के पास? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहना आप। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल दे रही हूँ, सबके आंसर आप लोग लिखेंगे। या तो वो एक आईफोन का नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दे, ठीक है, या फिर वो कोई एडवांस्ड एआई सिस्टम डेवलप कर ले, या फिर वो 500 नए एप्पल के स्टोर वर्ल्ड वाइड ओपन कर दे। भाई 20,000 करोड़ ही तो है ना सिर्फ उनके पास। अब उसमें से इन तीनों ऑप्शन को तो वो एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई एक ही ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। तो उनके सामने 3 ऑप्शन थे। अब उन्होंने क्या किया? डिटेल एनालिसिस किया, और डिटेल एनालिसिस करने के बाद उन्होंने रैंक किया अपने इन 3 ऑप्शन को। तो तीनों ऑप्शन को रैंक करने के बाद ये सिचुएशन आई, उन्होंने कहा भाई फर्स्ट चॉइस है हमारी कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, दूसरी चॉइस है भाई हम अपना एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेटअप करें, तीसरी चॉइस है कि नए एप्पल स्टोर्स लगाएं। तो अब बताओ जरा कि एप्पल कंपनी क्या चूज करेगी? बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट कि एप्पल कंपनी क्या चूज करेगी। बताओ बताओ जल्दी से बताओ। अपने ये मैसेज वैसेज इधर के बाद में पढ़ लेना, इधर उधर ध्यान कम दो, पहले पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। बताओ जरा जल्दी से। बता दिया आंसर? हाँ, तो आप कहेंगे कि मैम एप्पल कंपनी ने न्यू आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चूज किया होगा और एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को छोड़ दिया होगा, जो बनी उसकी क्या? जो बनी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो जरा यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल decides to build the new manufacturing plant. So what is the opportunity cost? Opportunity cost will be the AI development project because it is the next best alternative foregone. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम तो क्या नए एप्पल स्टोर प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है? नहीं बेटा, हम डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं कि सब चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, सिर्फ उसी को ही आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हो। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 आया अब आपके सामने, देखो। सपोज द गवर्नमेंट हैज ₹1 लाख करोड़ अवेलेबल। अब गवर्नमेंट के पास सिर्फ 1 लाख करोड़ है, उनके पास तो 20,000 करोड़ थे, इनके पास 1 लाख करोड़ है बस। अब 3 काम है इनके सामने, क्या? या तो हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना दे, या नए हॉस्पिटल बनवा दे, या स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवा दे। ठीक है, अब इन्होंने भी रैंक कर लिया, जैसे लिखा है वैसे इन्होंने रैंक कर दिया। तो अब बताओ जरा यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? जल्दी 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 जल्दी
जल्दी से रैंक करो, बताओ बताओ जल्दी से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। बता दिया। आप कहेंगे मैम कि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बनाना, और उसके लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी, हॉस्पिटल्स। तो देखो भाई यही है हमारा आंसर। अभी एग्जाम्पल कहाँ खत्म हुए, एक और एग्जाम्पल है, ये देखो आईपीएल टीम बन रही है भाई, आईपीएल टीम। तो भाई देखो अपनी पसंद के 3 आईपीएल प्लेयर रख लो, तुम रख लो 3 आईपीएल प्लेयर अपनी ही पसंद के। 25 करोड़ का बजट है हमारा टीम बनाने के लिए, और हमने स्टार बैट्समैन, फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर रखे हैं अपने यहाँ पर, और रैंक कर दिया उन्हें। हमारी प्रेफरेंस क्या है कि हमें तो स्टार बैट्समैन चाहिए, हम सबको चाहिए भाई, वैभव सूर्यवंशी चाहिए सबको यहाँ पर, ठीक है, सबको चाहिए, विराट कोहली चाहिए सबको, वो तो ऑलराउंडर है मुझे लगता है ना। तो भाई बताओ हमने अपनी प्रेफरेंस लगा दी है, किसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम, स्टार बैट्समैन को। और स्टार बैट्समैन को चूज करने के लिए आपने कौन सा ऑल्टरनेटिव अपना फॉरगॉन कर दिया, फास्ट बॉलर्स को आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रख दिया है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई स्टार बैट्समैन को चूज करने की, फास्ट बॉलर, ठीक है जी। तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया ना, पक्का 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 समझ में आ गया। तो चलो तुम्हारे लिए सम अप कर दें। तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या बताती है, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ये बताती है दैट व्हाट इज सैक्रिफाइस्ड व्हेन अ चॉइस इज मेड, कि बेटा आप किस चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हो जब जब आप चॉइस करते हो। बट इकोनॉमिस्ट वांटेड टू नो, लेकिन हमारे इकोनॉमिस्ट यहाँ तक कहाँ ही चैन से बैठने वाले थे, उन्हें तो भाई लगता था ना कि इतनी पढ़ाई कर ली है, सिर्फ इतने से थोड़ी ना फाइंड आउट कर रहा था, सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने इतनी पढ़ाई करी है। नहीं भाई, हमें तो और भी बहुत सारी चीजें करनी थी। तो हाउ मच सेक्रीफाइस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट। तो एक बात बताओ, वो ये जानना चाह रहे थे कि भाई ये सेक्रीफाइस कितने यूनिट्स हुआ है, अब तो ये जानना चाहते हैं। अब तक तो आप सिर्फ ये बता रहे हो कि क्या सेक्रीफाइस किया, क्या सेक्रीफाइस किया, लिखा है ना व्हाट इज सेक्रीफाइस, क्या किया सेक्रीफाइस, अब तक तो आपने सिर्फ इतना बताया। हम तो ये जानना चाहते हैं कितने यूनिट से सेक्रीफाइस किया, वो बताओ। तो इसी को जानने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया मेरे प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो ये बताएगा कि आप कितनी यूनिट से सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है जी, चलो चलो अब बढ़ते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ। अब बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कहती है कि मान लो, अब बेटा मान लो आपकी जेब में 60 रुपए, ठीक है, आपकी जेब में 60 रुपए हैं और आप 2 चीज खरीदने के लिए निकले हो मार्केट के अंदर। एक तो आपको खरीदनी है चॉकलेट, ठीक है, और एक आपको खरीदनी थी भाई आइसक्रीम, ठीक है, एक आपको खरीदनी थी चॉकलेट और एक आपको खरीदनी थी आइसक्रीम। तो बेटा मेरी जेब में 60 रुपए है, ठीक है, और मेरे को चॉकलेट और आइसक्रीम खरीदनी है। अब चॉकलेट भी 10 रुपए की है, आइसक्रीम भी 10 रुपए की है। चलो देखते हैं अब कितने कितने क्वांटिटीज खरीद पाएंगे। अगर मैं 1 चॉकलेट खरीदती हूँ तो मैं यहाँ पर 5 आइसक्रीम खरीद सकती हूँ। अगर 2 चॉकलेट खरीदती हूँ तो मैं 4 आइसक्रीम खरीद सकती हूँ। 3 चॉकलेट खरीदती हूँ तो 3 ही आइसक्रीम आ पाएंगी। 4 चॉकलेट खरीदूंगी तो 2 आइसक्रीम आ पाएंगी। 5 चॉकलेट खरीदूंगी तो 1 आइसक्रीम आएगी, है ना। खर्च तो पूरे 60 रुपए करने थे, पूरे 60 रुपए खर्च हो रहे हैं, और इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जैसे जैसे मैं चॉकलेट की यूनिट को बढ़ाती जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं चॉकलेट की यूनिट को बढ़ाती जा रही हूँ, वैसे वैसे आप देखो मुझे आइसक्रीम की यूनिट को कम करना पड़ रहा है ना। कि पहले मैंने 1 चॉकलेट खरीदी और 5 आइसक्रीम खरीदी, तो अगली बार यहाँ पर मेरे पास अगली बार क्या हुआ बेटा, यहाँ पर मुझे 2 चॉकलेट्स, यहाँ पर मुझे 2 चॉकलेट्स लेने के लिए पहले आइसक्रीम की 1 यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ा। यानी कि जैसे ही मैंने चॉकलेट की 1 यूनिट बढ़ाई तो मुझे आइसक्रीम की यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं खरीद पाती। अगर मैं जिद पे अड़ जाती कि नहीं भाई मुझे आइसक्रीम तो 5 ही चाहिए, मैं तो नहीं, मुझे तो 5 ही आइसक्रीम चाहिए और चॉकलेट भी 2 ही चाहिए मुझे, तो पर क्या ऐसा हो सकता है? अगर मुझे 5 आइसक्रीम और 2 चॉकलेट खरीदनी है तो भाई मुझे अपनी जेब में 70 रुपए रखने पड़ेंगे, लेकिन मेरी जेब में तो सिर्फ 60 रुपए ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे आइसक्रीम का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर मुझे चॉकलेट की 1 एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए। तो 1 एक्स्ट्रा चॉकलेट लेने के लिए आइसक्रीम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपको पता है यही कॉन्सेप्ट कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो ये बताता है कि किसी की भी एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए जब आपको किसी दूसरे गुड की कुछ यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये तो चलो आपको इक्वल दिख रहा होगा कि जितने से गेन कर रहे हो उतने से ही आप लॉस में जा रहे हो, जितने से आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उतने से ही आप एक यहाँ पर सेक्रीफाइस भी करो, चलो यहाँ तो इक्वल है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कि 1 यूनिट को लेने के लिए 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर और प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर। बट
मेन पॉइंट ये है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट लेते हो तो दूसरे गुड की कुछ यूनिट को आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और उसे बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो जरा यहाँ पर फटाफट से, तो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। उन्होंने कहा ये बताता है कि किसी भी एक गुड की कितने यूनिट को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, ताकि आप दूसरे प्रोडक्ट की एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है, अब इसी का एक जुड़वा भाई है, एमओसी का एक जुड़वा भाई है एमआरटी। एमआरटी का मतलब क्या होता है बेटा, एमआरटी की फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा ये ट्विन क्यों है, क्योंकि ये उसी की तरह ही काम करता है, बस दो अलग अलग प्राणी हैं लेकिन हैं तो एक जैसे ही। तो देखो जहां पर हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तो ये लिख दिया कि इट इज द अमाउंट ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड, है ना, अमाउंट ऑफ यूनिट बोल दिया। वहीं पे एमआरटी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एमआरटी को हम लोग रेट बोल देते हैं। इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सेक्रीफाइस्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। अब आप देखो कि बिल्कुल सेम है ना, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर उसी चीज को अमाउंट में लिखा हुआ है, यहाँ पर उसी चीज को रेट में लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम कहीं ना कहीं एक रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकली आपको ये एक जैसे ही लगेंगे, बस दो अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन डिफरेंस इसमें कोई खास ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है एमओसी इज इक्वल्स टू एमआरटी, तो दोनों सेम ही होते हैं, दोनों को निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है बेटा वो भी आपका सेम होता है। तो देखो एमओसी क्या है, यूनिट्स ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस्ड, यानी कि कितनी आपने गुड्स सेक्रीफाइस किए, और यहाँ पर कितनी एडिशनल यूनिट आपने गुड्स प्रोड्यूस करी, यानी कि टोटल आपने कितने गुड्स की यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर दिया होगा वो आप यहाँ लिखोगे, और कितनी एडिशनल यूनिट आपने बना दी होगी उसको आप यहाँ लिखोगे। अब इसी चीज को अगर मैं एमआरटी की फॉर्म में दिखाऊं, अगर हम एमआरटी की फॉर्म में इसको थोड़ा अलग से तरीके से प्रेजेंट करें तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बहुत ही सिंपली, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, यानी कि याद रखने के लिए आप सिंपल ऐसे भी याद रख लो, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, और ये यूनिट्स की फॉर्म में होगा कि कितने यूनिट्स को आपने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया और कितने यूनिट्स को आपने यहाँ पे गेन किया, आप उसे एमआरटी की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक सिंबल बनाया है ट्राइंगल की फॉर्म में, बेटा ये सिंबल मैथमेटिकली इसका नाम क्या है बेटा, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल, इसको आपने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चों, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर डेल्टा का मतलब क्या है कि जितने से यूनिट सेक्रीफाइस हुई, यानी कि जितने से आपकी यूनिट चेंज हुई, जैसे कि 5 चॉकलेट से 4 चॉकलेट पे आ गए, तो 5 से 4 पे आए तो कितने से चेंज हुआ, 1 ना, तो वो 1 आपको यहाँ पर लिखना है। मान लो अगर मैं कह रही हूँ कि 10 से मैं 15 पे आई तो कितने से चेंज हुआ, बोलो कितने से चेंज हुआ, 5 से चेंज हुआ ना, तो उसका मतलब है कि आपको यहाँ 5 लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पर टोटल नहीं, यहाँ आपको जितने से चेंज हो रही है आपकी यूनिट आपको वो लिखना होता है। ठीक है, तो डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन में डेल्टा गेन, ये हमारे एमआरटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस टॉपिक का तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब अगर टीचर्स के पास 3-4 टॉपिक के ऑप्शंस होते हैं ना, तो टीचर चाहती है कि यार मैं तो पीपीसी का ही क्वेश्चन दूं बच्चों को। कुछ टीचर चूज कर लेती है सेंटर प्रॉब्लम, और उसकी चॉइस में कहीं ना कहीं पीपीसी दे देंगे कि चलो यार सेंटर प्रॉब्लम भी पूछनी थी और साथ में पीपीसी ही पूछना था। और हाफ ईयरली में तो उनको पता है कि ये चैप्टर की वेटेज ज्यादा रहेगी क्योंकि सारा सिलेबस तो होगा नहीं, तो बहुत सारे टॉपिक्स के ऑप्शन है उनके पास, तो कहीं ना कहीं हो सकता है तुमसे पीपीसी का ही क्वेश्चन पूछ ले। तो आओ जरा पीपीसी को पढ़ते हैं कि पीपीसी होता क्या है भाई ये। तो बेटा पीपीसी की फुल फॉर्म है, पहली बात तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम इसको पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम इसको पीपीटी के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। अब ये कर्व क्या है, पहले इसका नाम ही समझते हैं। नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मतलब कि देखो अब तक तो ये बात हम जान ही चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है भाई रिसोर्सेज लिमिटेड की, कि हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। बट रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद भी हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स जब पढ़ी तो उसमें हमने यही पढ़ा कि जब हमारे सामने व्हाट टू प्रोड्यूस की सिचुएशन आती है तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते कि यार हम किसी ना किसी कैटेगरी ऑफ गुड्स को यहाँ पर
छोड़ देते हैं, उसका सेक्रीफाइस कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम प्रोड्यूस तो सब कुछ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्वांटिटीज को सेक्रीफाइस करते हैं कि किसी की ज्यादा और किसी की कम। हमें ये देखना है कि यार किस चीज की जरूरत ज्यादा है, किस चीज की जरूरत कम है। हम उस हिसाब से यहाँ पर अपने कह सकते हो कि कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, कुछ आप कह सकते हो कि तरीके निकाले जाते हैं कि भाई देखो अगर हमारे यहाँ पर नेसेसिटीज और लग्जरीज में सिलेक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली हम नेसेसिटीज को ज्यादा बढ़ाएंगे और लग्जरीज को कम बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी आपकी इसी चीज से मदद करता है। वो ये कहता है कि हमें पता है कि चलो मान लो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि देखो वैसे तो टेक्नोलॉजी लगातार चेंज होती है, बट अगर इस सिचुएशन से हमें डील करना है तो फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। तो अगर एक इकोनॉमी दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है तो वो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास उन्हीं दो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए विद आर लिमिटेड रिसोर्सेज। कि भाई देखो हमारे हाथ में जो भी रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर हम दो गुड्स के प्रोडक्शन के क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं, वो हमें बताता है पीपीसी। और इसको आप उसी से समझ लो जैसे अभी मैंने आपको एक 60 रुपए वाला एग्जाम्पल दिया कि मेरी जेब में 60 रुपए हैं, तो ये बेटा क्या है मेरा, यही तो है मेरा लिमिटेड रिसोर्स। भाई मेरे पास एक लिमिटेशन आ गई है कि मेरी जेब में सिर्फ 60 रुपए ही है, तभी तो मुझे सिलेक्शन करना पड़ रहा है। तभी तो जब मेरा मन कर रहा था कि नहीं यार मुझे तो 5 ही आइसक्रीम खरीदनी है और 2 ही चॉकलेट चाहिए, मैं क्यों नहीं खरीद पाई उसको, क्योंकि मेरी जेब में रिसोर्स लिमिटेड था। वहीं पर अगर ये रिसोर्स लिमिटेड ना होता, मैं जितने चाहे उतना खरीद सकती, जितना चाहे उतना पैसा ले सकती, तो क्या ही दिक्कत थी। अब क्योंकि हमारी इकोनॉमी में है ना ये समस्या के लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो मुझे यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के लिए इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ रही है कि इस अवेलेबल रिसोर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्रोडक्शन की। तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा कि भाई 1 चॉकलेट तो 5 आइसक्रीम, 2 चॉकलेट तो 4 आइसक्रीम, 3 चॉकलेट तो 3 आइसक्रीम, 4 चॉकलेट तो 2 आइसक्रीम, 5 चॉकलेट तो 1 आइसक्रीम। तो बेटा ये जो आपने यहाँ पर डिसाइड किया है ना यूनिट्स, और ये जो आपने यहाँ पर ऑप्शंस रखे हैं सामने जो इसी 60 रुपए के अंदर अंदर आते हैं, बेटा यही कहलाते हैं आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, कि हमारे सामने ये पॉसिबिलिटीज है। अब इसी को अगर मैं ऐसे रख दूं कि ये तो व्हीट है इन क्विंटल्स और ये कार है, ठीक है, कि अगर आप 1 क्विंटल व्हीट बनाओगे तो अवेलेबल रिसोर्सेज में से 5 ही कार बना सकते हो। अगर आपने व्हीट की क्वांटिटी 2 क्विंटल्स तक कर दी तो आप फिर 4 ही कार बना पाओगे। तो ये हमारे सामने, हमारी इकोनॉमी के सामने कुछ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि भाई देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है, प्रोडक्शन हमें दोनों चीजों का करना है, तो अब क्या क्या हमारे सामने ऑप्शंस है और क्या हमारे लिए फिट बैठेगा, फिर उसमें से वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इनमें से हम चेक सिलेक्शन किसी भी चीज का करें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये विद इन द रिसोर्सेज है। हमारे रिसोर्सेज कम नहीं पड़ रहे, हमारे पास रिसोर्सेज खाली नहीं जा रहे हैं। इस पूरे रिसोर्स का इस्तेमाल करके ही हम ये कॉम्बिनेशन में से जो भी हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, जिस भी चीज को हमें ज्यादा चाहिए होगा, मान लो मैं व्हीट ज्यादा चाहिए, कार इतनी नहीं चाहिए, तो मान लो मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया कि मैंने कहा कि भाई देखो व्हीट की जरूरत ज्यादा है, कार कम बनेगी चलेगा, तो मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया। अब इस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज में मेरा ये काम हो गया है। ठीक है बेटा, तो इसी कॉन्सेप्ट को बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, आओ डेफिनेशन की मदद से इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर एग्जांपल भी लेंगे। देखा है बेटा, देखो पीपीसी पहली बात तो एक कर्व है दैट शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जो क्या शो करता है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करता है, किस चीज के, ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स बनाने के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद गिवन रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर एक इकोनॉमी 2 कमोडिटीज के कितने कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकती है, ये वो दिखाता है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भी हमारी गिवन है। गिवन का मतलब क्या, लिमिटेड है, कांस्टेंट है, फिक्स है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो रही है व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। और इस केस में हम किसी भी रिसोर्स को यहाँ पर आइडल नहीं छोड़ रहे हैं, आइडल मतलब खाली नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे पास एक्सेस रिसोर्स तो है ही नहीं, एक्स्ट्रा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, बस उसी रिसोर्स के अंदर हम लोग 2 गुड्स के कितने कॉम्बिनेशंस को बना सकते हैं, उसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
टेस्ला के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब टेस्ला क्या करता है, इन्हीं रिसोर्सेज की मदद से इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरी पैक्स दोनों बनाता है। ठीक, अब सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, टेस्ला कैन नॉट प्रोड्यूस अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ बोथ। अब दोनों की अनलिमिटेड क्वांटिटीज तो नहीं बना सकते, तो उन्होंने क्या किया कि अगर वो कार ज्यादा बनाएंगे तो उन्हें बैटरी पैक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर वो बैटरी पैक्स ज्यादा बनाएंगे तो उनको कार्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और यही ट्रेड ऑफ कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है बेटा, तो देखो अब आपके सामने ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है और उसका डायग्राम देखो जरा ध्यान से। हमने जो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाए, जो पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, उनको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये जो हमने प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बनाई थी, जो भी पीछे आपने ऑप्शंस देखे, उसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया है, कॉम्बिनेशंस। और कॉम्बिनेशंस हमने दिया है ABCDEF। ठीक है, अब एक तरफ कार है, एक तरफ बैटरी पैक्स। आप देखो 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर कार का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इधर है बैटरी पैक्स। ठीक है, जैसे मैं कार की यूनिट को बढ़ा रही हूँ, मुझे बैटरी पैक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। यहाँ पर 1 से 2 आए तो यहाँ पर 14 से 12, 2 से 3 आए तो 12 से 9। तो आप देख रहे हो, इसकी एक यूनिट को लेने के लिए मुझे इसकी 3 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब इसी को जब मैं अपने यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में डिपिक्ट करूंगी, तो देखते हैं कि हमारा ये कर्व कैसा बनता है। तो नीचे क्योंकि कार्स है, तो नीचे कार की यूनिट से लिखूंगी, जैसे कि 0 1 2 3 4 5, और कहाँ तक जाना है हमें, 5 तक, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 6। इधर की बात करूं तो इधर बैटरी पैक्स है, और बैटरी पैक्स में हमारे पास जो लास्ट है वो है 0। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर भी प्लॉट कर देते हैं। मैं यहाँ पर 3 का गैप ले रही हूँ, 6 9 12 15 और 18। ठीक है, अब देखो जब कार 0 है तो बैटरी पैक्स 15 है, जब कार 0 है तो बैटरी पैक्स 15 है, जब हमारे पास कार 1 हुई तो बैटरी पैक्स 14 हो गए, 14 लगभग 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 यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद जब कार्स 2 है तो बैटरी पैक्स 12 है, ये लो जी यहाँ आ गए। जब कार आपके पास 3 है तो बैटरी पैक्स 9, तो ये हम आ गए यहाँ पर। जब आपके पास कार 4 है तो बैटरी पैक्स 5 है, कार 4 तो बैटरी पैक्स 5, तो 5 लगभग यहाँ पर बना लेते हैं। और जब आपके पास कार 5 है तो बैटरी पैक्स आपके पास है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें इसी कर्व को मिलाना है। इन्हीं डॉट्स को हमने मिलाया 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 और ये हमें एक शेप मिली। ठीक है, जनरली अभी तो ये आपको शेप ऐसी दिख रही है, वैसे हमारे पीपीसी की एक शेप आती है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ा सा बनाने में, इस तरीके से बनाने में विदाउट एनी मेजरमेंट हमने जब बनाया है तो आपको शेप थोड़ी ऐसी लग रही है, लेकिन हमारे पीपीसी की शेप ऐसी होती है। और इस शेप को बोलते हैं बेटा कॉनकेव शेप। क्या बोलते हैं इस शेप को, पीपीसी की शेप को क्या बोला जाता है, कॉनकेव। इसे बोलते हैं कॉनकेव टू द ओरिजिन, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। और जितने भी हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि इनका नाम है ABCDEF, जितने भी मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन शो करे हैं, इन्हें बोलते हैं ऑन पीपीसी। और ऑन पीपीसी का मतलब ये होता है कि जितने भी आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, ये सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज को फुल्ली एम्प्लॉयड करते हैं, कि हमारा यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है कि आप किसी भी तरीके का कोई रिसोर्स बचा हो। ठीक है, तो शेड्यूल और डायग्राम क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब भी हम कोई भी लॉ या इस तरीके की कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो उसकी कुछ अजम्पशन होती है। तो किन अजम्पशन के साथ हमने पीपीसी को बनाया, हमने मान के चले कि रिसोर्सेज हमारे फिक्स हैं, जो क्वांटिटी है रिसोर्सेज की वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है या एंटरप्रेन्योर है। टेक्नोलॉजी हमारे पास चेंज नहीं हो रही है, जैसे कि किसी भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, कि जब हमारे स्केयर्स रिसोर्सेज के अंदर भी अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखा तो उसने टेक्नोलॉजी यहाँ पर चेंज नहीं करी है, सेम मशीन है, सेम ही प्रोडक्शन मैथड है। तीसरी बात, रिसोर्सेज हमारे फुल्ली एम्प्लॉयड है, यानी कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो सारे हमने इस्तेमाल करे हैं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं है। फोर्थ हमारे पास है रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज, यानी कि हमने किसी भी तरीके की वेस्टेज नहीं करी है, मैक्सिमम आउटपुट हम लोग जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद मिनिमम इनपुट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक्चुअल पीपीसी कर्व शो किया है। इस तरीके का हमारा पीपीसी होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि देखो इधर से इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कॉनकेव टू द ओरिजिन है, जनरली इसकी शेप कॉनकेव टू द ओरिजिन होती है,
बहुत ही रेयर केसेस में आप इसे कॉन्वेक्स और डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन देखेंगे, वो हमारे कुछ अनदर केसेस हैं, बट इन जनरल हमारे पीपीसी की शेप क्या होती है, कॉन्केव टू द ओरिजिन। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीसी और मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं जो हमारे आगे जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं उसमें आपके बहुत काम आएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लास में जब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो पेंसिल, रजिस्टर, स्केल, इरेजर सब अपने हाथ में रखना, क्योंकि आप लोगों को भी यहाँ पर कुछ डायग्राम्स मेरे साथ बनाने होंगे। ठीक है, तो मिलूंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।